तो दोस्तों आरटी एडमिशन सेशन 2024-25 के आवेदन फॉर्म भरते समय ये 4 बड़ी गलतियां मत करना, क्योंकि अगर आप ये 4 बड़ी गलतियां कर देते हो तो भविष्य में आपके सामने या फिर आपके बालक बालिका के सामने बहुत बड़ी समस्या आ सकती है और बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। आइए मैं आपको बताता हूं कि अक्सर हमारे अभिभावक साथी वो कौन कौन सी 4 बड़ी गलतियां वो करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा। देखिए, जब भी आप वीडियो देखो कंप्लीट है वो देखा करो, क्योंकि अक्सर मेरे देखने में यह आया है कि इन दिनों में इन एडमिशन को लेके जो जानकारी मैं वीडियो में दे चुका हूं वही सवाल मुझे कमेंट के जरिए, मेल के जरिए और इंस्टाग्राम के जरिए है लगातार हमारे साथी वो पूछ रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा, मैं 1 या फिर 2 मिनट वाला क्रिएटर नहीं हूं। अक्सर हमारी जो वीडियो है वो लंबी हुआ करती है और लंबी वीडियो वही बनाता है जिसको उस चीज के बारे में पूरा ध्यान हो। इसलिए जब भी आप हमारी वीडियो देखो उस समय देखा करो जब आप बिल्कुल फ्री हो। और जो भी आपका सवाल है, सवाल लिखने से पहले, मुझे मेल करने से पहले एक बार आप हमारे चैनल पे जरूर विजिट है वो कर लिया करो और वीडियो वो देख लिया करो। आपके सारे ही डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और आपको बताना चाहूंगा, देखिए, जो जानकारी जिसकी आवश्यकता पहले है वो जानकारी मैं पहले देता हूं और जिसकी आवश्यकता बाद में है तो वो जानकारी बाद में वीडियो के माध्यम से वो देता हूं। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपना धैर्य वो बनाए रखिएगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको कोई भी जानकारी है मेरे द्वारा अधूरी है वो नहीं दी जाएगी। आशा रखता हूं कि अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। चलिए मुद्दे पे आते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में फिलहाल सेशन 2024-25 के लिए आरटी एडमिशन की प्रोसेस है वो चल रही और अक्सर हर एक अभिभावक ये चाहता है कि मेरे बालक बालिका का आरटी के तहत किसी प्राइवेट स्कूल में फ्री में एडमिशन हो। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी अभिभावकों के बालक बालिकाओं का एडमिशन है इस आरटी के तहत वो हो जाए, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ नियम है वो निर्धारित किए गए। यदि आप उन नियमों के दायरे में आते हो, क्राइटेरिया में आते हो, तो आपके बालक बालिका का एडमिशन है आरटी के तहत वो हो जाता है। लेकिन यदि आप क्राइटेरिया में नहीं आते हो तो यहां पे हमारे अभिभावक साथी, हमारे स्कूल साथी और कुछ हमारे ई मित्र वाले साथी अपना खुद का दिमाग है वो लगा बैठते हैं। और किस तरह से वो दिमाग लगाते हैं और किस तरह से वो 4 बड़ी गलतियां करती हैं जिसका हर्जाना बाद में अभिभावक को है वो भुगतना पड़ता है, वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे पहली गलती आपको बता रहा हूं। दोस्तों आपको पता है कि इन एडमिशन को लेके सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है वो है एज का, यानी आयु का। यदि बालक बालिका की निर्धारित आयु के अंदर आयु होती है तो वह आरटी के लिए आवेदन कर सकता है। यहां पे देखिए सेशन 2024-25 के लिए केवल एंट्री क्लास 2 रखी गई है। एक तो है PPP3 और इसमें जो एज है वो 3 से लेके 4 साल के बीच में है। और दूसरी क्लास इस बार यहां पे रखी गई है फर्स्ट क्लास, और फर्स्ट क्लास के लिए जो आयु रखी गई है वो यहां पे 6 से लेके 7 साल के बीच में वो रखी गई है। यहां पे PPP4 और PPP5 को इस बार है आरटी के दायरे से वो बाहर कर दिया। हालांकि बहुत सारे स्कूल साथी, बहुत सारे अभिभावक साथी हैं इसको लेके नाराजगी वो जाहिर कर रहे हैं। आपकी बात सही है, लेकिन यहां पे अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है। इसका खुलासा है किसी दूसरी वीडियो के माध्यम से मैं करूंगा। अब यहां पे जो गलती हो रही है, यहां पे जो अभिभावक साथी, स्कूल साथी और ई मित्र वाले दिमाग लगाते हैं, क्योंकि यहां पे एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कक्षा 1 में एडमिशन करवाने के लिए यहां पे किसी बालक बालिका की जो आयु है वो 1 जनवरी 2017 है। तो ऐसे में यहां पे देखिए उसकी जो एज है 31 जुलाई 2024 को है दायरे से बाहर हो जाती है। तो यहां पे दिमाग वो क्या लगाते हैं कि यार मैं ये फॉर्म भर देता हूं और यहां पे बालक बालिका की जो एज है वो कम कर देता हूं, क्योंकि यदि एज या तो छोटी होगी या फिर बड़ी होगी नियमानुसार तो पोर्टल है बालक बालिका का आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। तो लोग क्या करते हैं कि यहां पे एज है वो कम कर देते हैं और फॉर्म तो एक बार वो भर देते हैं, लेकिन भैया बाद में मुसीबत आ जाती है, क्योंकि यहां पे जो एडमिशन होता है वो एज के आधार पर होता है।
तो ऐसे में बाद में वो दिमाग लगाते हैं कि यार बाद में बालक बालिका की एज है, स्कूल के द्वारा है, चेंज करवा लेंगे, एक बार फॉर्म भरे तो सही। लेकिन भैया ये गलती आप कतई नहीं करना, क्योंकि बाद में ना तो स्कूल के द्वारा और ना ही संबंधित विभाग के द्वारा बालक बालिका की एज है उसमें परिवर्तन या संशोधन किया जाएगा। क्योंकि मैंने बताया कि एज के आधार पर ये एडमिशन होते हैं। यदि आपके बालक बालिका की जो एज है नियमानुसार एक दिन छोटी है या फिर एक दिन बड़ी है, तो आप एडमिशन के लिए आवेदन नहीं कर सकते। यदि आपने गलती से गलत जन्म तिथि बालक बालिका की फॉर्म में दर्ज कर दी है तो भैया भविष्य में बड़ी समस्या आने वाली है। क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यार हम अपने आधार कार्ड में जन्म तिथि वो चेंज करवा लेंगे। आपको यहां पे बताना चाहूंगा, आधार अथॉरिटी के द्वारा यह कहा गया था कुछ दिन पहले यहां पे कि आप अपने आधार कार्ड में जन्म तिथि केवल एक बार है वो चेंज करवा सकते हो। अब आपने चेंज करवा ली और बाद में हो सकता है कि भविष्य में बालक बालिका बड़ा हो और यहां पे उसका जो जन्म प्रमाण पत्र वो किसी डेट का है, आधार कार्ड में कोई और है, स्कूल में जन्म तिथि कोई और है, तो बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैं हवा में नहीं बना रहा हूं कि भाई मेरे व्यू आ जाएंगे और आपको मैं ये जानकारी दे रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए, मेरा अनुभव बोलता है और अक्सर इस प्रकार की समस्या हर साल आती है और जन्म तिथि चेंज नहीं होती है। पहली समस्या, पहली गलती। अब यहां पे दूसरी गलती क्या करते हैं हमारे जो भी अभिभावक साथी हैं, वो कैटेगरी को लेके कर देते हैं। कैटेगरी यानी SC ST OBC। आपको पता है कि यहां पे दूसरा जो क्राइटेरिया होता है वो कैटेगरी के अनुसार होता है। जो भी BPL परिवार से है, SC ST कैटेगरी से, OBC। तो यहां पे क्या है कि जल्दबाजी में आवेदन फॉर्म भरते समय है बालक बालिका की कैटेगरी चेंज कर देते हैं। जो OBC वाला है गलती से SC हो जाती है और SC वाले की OBC हो जाती है। तो भैया आप ऐसा कतई नहीं करना, क्योंकि बाद में है कैटेगरी चेंज नहीं होगी। क्योंकि ये जो एडमिशन होते हैं इन कैटेगरी के आधार पर भी होते हैं। क्योंकि SC ST है कमजोर तबके के हैं, BPL परिवार कमजोर तबके के हैं, और यहां पे जनरल कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, उनको यहां पे आय के आधार पर एडमिशन मिलता है। अब आप तो ये बोल रहे हो कि आज तो मैं OBC के अंदर हूं, मेरी इनकम कम है, और वैसे आप यहां पे है SC ST के अंदर हो, तो भैया ये लफड़ा होगा, बाद में समस्या आएगी, ये चेंज नहीं होगा। इसके अलावा यहां पे तीसरी बड़ी गलती वो करते हैं यहां पे जेंडर में, यानी बालक बालिका का जो जेंडर है, लड़का है कि या लड़की है। कई बार क्या होता है कि जो ई मित्र वाले हमारे साथी होते हैं या खुद अभिभावक फॉर्म भरते हैं या स्कूल साथी खुद फॉर्म भरते हैं, तो जल्दबाजी में जेंडर है वो गलत भर देते हैं। लड़के को लड़की बना देते हैं, लड़की को लड़का है वो बना देते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि बाद में जेंडर है वो भी चेंज नहीं होगा, और अक्सर हर साल ये समस्या आती है। क्योंकि ये जो एडमिशन होते हैं वो जेंडर के आधार पर भी होते हैं। यहां पे लड़कियों का क्राइटेरिया अलग होता है, लड़कों का क्राइटेरिया है वो अलग होता है। तो जेंडर को खास तौर पे है ध्यान रखना, गलत हो गया है तो भैया ये दिक्कत आपको भविष्य में आने वाली है। इसके अलावा चौथी सबसे बड़ी गलती वो करते हैं इनकम को लेके, आय को लेके। आपको पता है कि यहां पे SC ST वालों के लिए इनकम की कोई बाध्यता नहीं है। अगर आप OBC या फिर जनरल कैटेगरी से हो तो यहां पे आय के आधार पर आप RT के तहत अपने बालक बालिका का एडमिशन करवा सकते हो, और आपके यहां पे जो अधिकतम आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। यदि इससे कम है तो आप इसके लिए पात्र हो, यानी बालक बालिका वो पात्र है। अब हमारे अभिभावक साथी क्या करते हैं कि अपनी इनकम को यहां पे छुपा लेते हैं कि नहीं भैया मेरी तो 2.5 लाख से क्या 50,000 से ही कम है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, जो भी गवर्नमेंट इंप्लॉय है अगर वो ये सोच रहे हैं कि मैं मेरी इनकम को यहां पे छुपा दूंगा और एक बार मैं एडमिशन करवा दूंगा तो बाद में मैं पकड़ में नहीं आऊंगा, बिल्कुल भी ऐसा कतई मत सोचना। आप बाद में आप आसानी से पकड़ में आ जाओगे। और ऐसा ही अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉय भी नहीं हो तो भी भैया आप अपनी वास्तविक आय के आधार पर अपना इनकम सर्टिफिकेट है वो बनाएगा। क्योंकि मेरे देखने में ऐसा आया है कि बहुत सारे ई मित्र वाले हमारे जो साथी हैं एक इनकम का वो सर्टिफिकेट है 4 पेज वाला, वो रखते हैं, मोहर लगा के रेडी रखते हैं, बस उनको तो थोड़ी सी पैसे मिल जाए ना, बाकी नियमों के विरुद्ध हो नहीं हो उनसे कोई मतलब नहीं है। किसी के आगे समस्या आए या नहीं आए उनको कोई भी मतलब नहीं है। और अभिभावक भी ये चाहता है यार इसने बना दिया तो मेरा तो काम निकल गया। भैया ये गलती मत कर देना, क्योंकि अपनी राजस्थान सरकार है वो बड़ी एक्टिव हो रखी है, और फिलहाल बीजेपी की भी सरकार अपने राजस्थान में, ध्यान रखना। तो यहां पे देखिए गहराई से वो जांच की जा रही है
अलग अलग जो योजनाएं चल रही हैं उनकी भैया भजनलाल सरकार है गहराई से जांच करवा रही है। देखिए आपकी आय है किस आधार पर पकड़ी जाएगी वो आपको बता देता हूं। देखिए यहां पे अपने राजस्थान में जन आधार कार्ड लागू है और जन आधार कार्ड है वो कई प्रकार की सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ा भी हुआ, चाहे वो खाद्य सुरक्षा हो या अन्य कोई भी योजना क्यों ना हो उनके साथ जुड़ा हुआ है। और उसी के साथ भैया अपनी जो भी भूमि है हम क्या करते हैं वो सारी जानकारियां समय के अनुसार हम अपडेट करवाते हैं। अब यहां पे अक्सर क्या होता है कि देखिए आरटी का जो एडमिशन होता है वो क्राइटेरिया 1 से लेके 8 तक का होता है, उसके बाद दूसरी योजना है वो लागू हो जाती है, क्योंकि आरटी वाले जो बच्चे हैं वो कक्षा 12वीं तक का फ्री में अध्ययन करते हैं इन प्राइवेट स्कूल के अंदर। अब इतने दिन के बाद है अभिभावक है, जाहिर सी बात है ये बात उनके दिमाग से निकल जाएगी, यार मैंने अपने जन आधार में क्या क्या अपडेट करवाया था, उनको नहीं पता है। लेकिन बाद में जैसे ही बालक बालिका कक्षा 9वीं में आएगा तो ये चाहेगा कि यार हाँ सरकार की आरटी वाली योजना इसका फायदा तो मैं उठाना चाहूंगा। अब वो क्या करेगा, अब यहां पे अपने राजस्थान में एक प्रणाली लागू हो रखी है स्कॉलरशिप की और ऑल ओवर का एक ही पोर्टल यहां पे बनाया गया। अब यहां पे बालक बालिका को बार बार अलग अलग स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं। यदि कोई भी बालक बालिका किसी भी योजना के लिए पात्र है तो उसका स्कॉलरशिप का ऑटोमेटिक फॉर्म है वो भरा जाता है संबंधित स्कूल के द्वारा, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा, संबंधित सीबीओ अधिकारी के द्वारा ऑटोमेटिक वो भरा जाता है। लेकिन उस पोर्टल को क्या पता चलेगा कि ये जो बालक बालिका है इस योजना के लिए पात्र है, और वो सबसे बड़ा आधार है अपना आधार कार्ड नंबर और अपना जन आधार कार्ड नंबर। क्योंकि यहां पे स्कूल के दौरान अपन जब भी एडमिशन करवाते हैं तो बालक बालिका का आधार नंबर भी अपन डालते हैं और जन आधार नंबर है वो भी डालते हैं, तो पोर्टल है ऑटोमेटिक वो पकड़ लेता है। और जैसे ही वो पकड़ेगा तो भैया वहां पे रेड लाइन में ब्लिंकिंग होगा, अरे भैया इसकी इनकम तो भैया लाखों में है, करोड़ों में है, पकड़ में आ जाओगे। तो ऐसे में सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा, देखिए वास्तविक आय आपको यहां पे दिखानी है, फ्री के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में आपके सामने बड़ी समस्या आ जाए। एक छोटा सा और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे इनकम को लेके, गरीबी को लेके। यहां पे जो कि जो खाद्य सुरक्षा के तहत अपने फ्री वाली गेहूं यहां पे मिलती है ना, यहां पे गेहूं चावल दाल वगैरह वगैरह हमें मिलती है। यहां पे वो लोग भी है इस योजना का फायदा उठा रहे थे जो सुविधा संपन्न थे, यहां तक कि जो सरकारी कर्मचारी थे वो भी इस योजना का लाभ उठा रहे थे। हालांकि शुरुआत में सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की तो यहां पे केवल आंकड़े उनको पूरा करना था, आंकड़े पूरे हो गए, लगभग हमारे राजस्थान के अभिभावक या लोगों को है इस योजना का लाभ मिल रहा था। लेकिन धीरे धीरे सरकार के द्वारा इसकी जांच की गई और जांच में पाया गया कि यहाँ पे जो लोग गरीब हैं उनको तो खाद्य सुरक्षा का फायदा नहीं मिल रहा है, और जो लोग यहाँ पे नौकरी लगे हुए हैं जिनके महीनों की यहाँ पे लाखों में इनकम है वो फ्री वाली गेहूं का फायदा उठा रहे हैं। तो भैया लगातार उनको नोटिस भेजा जा रहा है, लगातार रिकवरी की जा रही है। अब यहाँ पे जो गेहूं है उसकी वास्तविक कीमत है 12 रुपए और वापस वसूली जा रही है 27 से लेके 39 रुपए तक। तो ऐसे में कहीं आपके सामने भविष्य में इस प्रकार की समस्या नहीं आ जाए। और यहां मेरे देखने में ऐसा भी आया कि इन एडमिशन को लेके हमारे स्कूल साथी बड़े ही गफलेबाजी करते हैं। एक बार बोलते हैं हाँ आपके बालक बालिका का एडमिशन हम करवा देंगे क्योंकि सरकार के द्वारा उन्हें भी तो पैसा मिलता है, और धीरे धीरे भी यहां पे गलत तरीके से एडमिशन किया गया इन स्कूल साथियों के द्वारा। और बाद में यहां पे शिक्षा विभाग एक्टिव हुआ, जांच की गई तो भैया उनका पुराना जो पहले वाला पैसा है वापस सरकार है वसूल कर रही है, क्योंकि गलत तरीके से उन्होंने बालक बालिकाओं का एडमिशन लिया था। और यहां तक कि जो जांच दल आता है वो भी भैया जांच में है अपनी यहां पे पूरी तरह से नहीं करता, क्योंकि उनको भी नियमों के बारे में सही जानकारी नहीं होती, वो वेरीफाई कर जाते हैं बालक बालिकाओं को। लेकिन भैया आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, तो भैया ऑनलाइन के इस क्षेत्र के अंदर है ऑटोमेटिक सब कुछ पकड़ा जाता है। तो भैया ये 4 बड़ी गलतियां हैं, मत करना। देखिए मेरा काम है आपको सुझाव देना, बाकी जो करे वो करिएगा, उसमें राजगुरु जी को कोई आपत्ति नहीं है। मेरा मकसद आप तक सही जानकारी वो पहुंचाना। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। और चलते चलते एक जानकारी मैं जरूर आप सभी से पूछना चाहूंगा, कमेंट के जरिए मुझे बताना कि मेरे द्वारा वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाती है क्या आपको पसंद आती है या फिर आपको समझ में आती है कि नहीं है, जरूर बताएगा। क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे तो भैया हम अपने आप में परिवर्तन कैसे करेंगे। क्योंकि मैं तो यही सोचूंगा ना कि भैया मैं तो बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूं, अब गलती कौन पकड़ेगा? गलती तो भैया सिर्फ और सिर्फ आप ही पकड़ोगे। तो यदि आप मुझे सुधारना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी
मेरी गलतियों का बखाड़ा है, कमेंट के जरिए है वो कर दीजिएगा खुला। मैं किसी से कोई नाराज नहीं हूं। कोई ये सोचता है यार मैं गलत कमेंट कर दूंगा तो राजगुरु जी नाराज हो जाए। अरे काहे का, अरे हमारा जो यूट्यूब परिवार है, हमारे जो बड़े बड़े भाई बहन है, हमारे माता पिता है, वो अगर मेरे में गलती निकालते हैं तो ये मेरे लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है अपने आप को सुधारने के लिए। गलती हर व्यक्ति से होती है, लेकिन बार बार गलती करना वो भी गलत है। इसलिए कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और हां, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।